अरे उठ गया तू? चल बेटा नाश्ता कर. हो आलोच. तू हो पुढे. लवकर या. हो हो. भाऊ रिक्शा रोको. सेक्स एजुकेशन जिसके पक्ष में हम आज भी नहीं हैं। जब भी कभी कोई बच्चा इसके बारे में पूछता है तो हम उसे डरा कर मार कर चुप करा देते हैं, ये कहकर कि ये गंदी बात है। हर माँ बाप को इतना सतर्क होना चाहिए कि वो एक सही उम्र में अपने बच्चों को इसके बारे में जानकारी दें, वरना जिन तरीकों से वो जानकारी हासिल करते हैं वो तरीके समाज और खुद उस बच्चे की जिंदगी को जुर्म और हादसों से भर सकते हैं। नीलेश भी इसी अनदेखी का शिकार था। आखिर उसके जीवन पर इसका क्या असर होने वाला था? बहुत अच्छे बनाए पोहे. हो हो, खरंच चव आहे मुलीच्या हाताला. सब आता है हमारी सुप्रिया को. हमें तो पसंद है आपकी बेटी. बस अब बच्चे एक दूसरे से बात कर ले तो अच्छा है. सुप्रिया, नीलेश को घर नहीं दिखाओगे? वो मतलब आप खाने में क्या पसंद करते हैं? आप कुछ बोल ही नहीं रहे. आपके बारे में कुछ बताइए. हमारे यहाँ आज भी शादी जैसे अहम फैसले ज्यादातर 20 मिनट की मुलाकात में लिए जाते हैं, जहाँ ये पता लगा पाना भी मुश्किल होता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या चाहता है। सुप्रिया एक सीधी सादी लड़की थी और नीलेश घाट के उसके लिए औरत एक उत्सुकता थी, और ये उत्सुकता उसके अंदर पॉर्न फिल्म्स देखकर पैदा हुई थी। सुप्रिया नीलेश की जिंदगी में आने वाली पहली लड़की थी जिससे वो बिना रोक टोक मिल सकता था, लेकिन सुप्रिया से बिना रोक टोक मिलने के इस अधिकार को नीलेश किसी और ही तरह से देख रहा। अरे विशाखा, हाँ जीजू, सुप्रिया कहाँ पे? सुप्रिया ताई अंदर है, तैयार हो रही है। वो क्या है ना कि आज आप दोनों पहली बार बाहर जा रहे हो ना, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। अच्छा, उसके लिए ये मैं गजरा लाया हूँ। गजरा तो जाके दे दो ना। हाँ ठीक है। यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हारे लिए ये गजरा लाया हूँ। मैं पहना हो तो चलेगा? बैठो। अरे पकड़ो मुझे, आगे रास्ता खराब है, गिर जाओगी। नहीं, ठीक है। पकड़ो।
अरे बाबा ऐसे नहीं, कसकर पकड़ो। सब ठीक है? निकले? देखिए कैसे चिपक के बैठी थी। अरे अभी चिपकने दे उसको जितना चिपकना, मगर बाद में तो मेरे ही हाथ लगेगी ना। सीधे सीधे मेरे हाथ नहीं लगी ना तो उठा के ले जाऊंगा मैं उसको। नीलेश, ये कौन सी जगह है? नीलेश, मुझे यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है। अरे तुम्हें कुछ दिखाना है, देख के बहुत मजा आएगा। नीलेश, नीलेश सुनो ना। अरे क्यों डर रही हो, मैं हूं ना। चलो सुनो, घर पहुँचने में बहुत देर हो जाएगी। चलो ना, चलते हैं घर। अरे तुम कितने डरपोक हो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। चलो हम वहां बैठते हैं। चलो। अरे नीलेश, चलो। नीलेश, नीलेश, अरे ये हम कौन सी अजीब सी सुनसान सी जगह आए हैं? कहाँ लेके आए हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत, मैं हूं ना। अरे जो जोड़ के रखा था ना उसे कुछ नहीं हो पाएगा, वापस लोन लेना पड़ेगा। पहले 3 लोन चल रहे और लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अरे जोड़ो को फिर लेगा पिंडो, बिना पैसे की कुछ हो पाएगा? इस बार शादी टूट गई ना तो वापस रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। अरे बेटी है, जिंदगी भर बोझ बन के रह जाएगी। इस बार पहले जैसा क्या बोल रही है? बाप रे। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। तेरे बाबा ने सुन लिया ना तो गजब हो जाएगा बेटा, चुप हो जा। आई पर कुछ नहीं बेटा, आजकल शादी के पहले ये सब होता है। हाँ यार, कुछ मजा नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मजा नहीं आया। वो सुप्रिया बहुत डर गई थी यार, उसे समझाने, उसे चुप कराने बहुत टाइम गया। अरे यार तो टेंशन क्यों ले रहा है? हो जाएगा, तुझे सीखना और सिखाना भी पड़ेगा। मतलब? एक मिनट, ये देख, ये दिखा उसको, 6 का नया पेन रहा है बॉस। फिर देख, जलवे जलवे। ऐसा भी होता है? हाँ, ये क्या? आपने तो कहा था आई बाबा से मिलाने ले जा रहे हैं, फिर ताला क्यों है? वो आ जाएंगे अभी, तुम पहले अंदर चलो। लेकिन सरप्राइज है तुम्हारे लिए। चलो आओ, बगना मस्त है ना। ये क्या है? ये आप मुझे क्या दिखा रहे हैं? अरे देखोगी तब पता चलेगा ना क्या है ये। नीलेश, ये सब गंदा है, मुझे नहीं देखना। अरे शादी के पहले सब लोग देखते हैं ये। देखो, ये देखो। नीलेश, आप अरे क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना, अरे अरे एक मिनट, ये देखो, बंद किया बस। अरे पहली बार घर पे आई हो, पूरा घर तो देख लो। चलो मैं अपना बेडरूम दिखाता हूँ। आपने दरवाजा क्यों लॉक किया? अरे डरो मत, शादी के बाद ये हमारा बेडरूम होगा। बेडरूम में क्या क्या होता है पता है ना? सो के देखो। क्या? मतलब बेड अच्छा है कि नहीं ये देखो। देखो। सॉरी, मैं थोड़ा बहक गया था। ये लो, कपड़े पहन लो। ये तो होता ही है, मेरे सारे दोस्तों ने किया है। चलो कपड़े पहन लो, चलो। आप पहले बाहर जाइए, तभी मैं कपड़े पहनूंगी। अरे मुझसे क्या शर्माती हो, मैंने तो सब कुछ देख लिया है। चलो जल्दी कपड़े पहन लो, चलो उठो।
कल 2 बजे तक आता हूँ, तैयार रहना। कुछ और नया लेकर आऊँगा, ठीक है? चलो बाय, मिलते हैं कल। बहुत खुश लग रही है। क्या सिर्फ खुश होने का नाटक कर रही है? क्योंकि मुझे तो उसमें ऐसा कुछ दिखा नहीं। बजाय तमाशा मत बना। बाबा ने अगर सुन लिया ना तो हट जा मेरे रास्ते से। सुप्रिया, देख तो पल्लवी आई है। सुप्रिया? पल्लवी, सुप्रिया कैसी है? ठीक हूँ। सुप्रिया, कुछ प्रॉब्लम है? सुप्रिया, पल्लवी ले, तुझे मेरी हाथ की पूरन पोली अच्छी लगती है ना? हाँ। सुप्रिया, ऐसा देखा गया है कि जिस चीज या बात से दूर रहने को कहा जाए, अक्सर उसे जानने की उत्सुकता और बढ़ जाती है। ये उत्सुकता कब भूख में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। और नीलेश की इसी भूख का शिकार हुई थी सुप्रिया। और जब सुप्रिया ने इस बारे में अपनी मां से बात करने की कोशिश की तो मां ने उल्टा उसे ही चुप करा दिया। माधवी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि यह खामोशी कितने भयानक जुर्म को जन्म देने वाली थी। समय बीतता गया और अब शादी में सिर्फ 2 ही दिन बचे थे, लेकिन यह कहानी किसी और ही मोड़ की तरफ मुड़ गई। शादी को 2 ही दिन बचे थे, तो ये दोनों भागे क्यों घर से? पता नहीं साहब। इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि नीलेश इस शादी से खुश नहीं था। फालतू की बात मत करो। तुम लोग ही नहीं चाहते थे कि शादी हो। झूठ मत बोलो बबन राव, असलियत तुम्हें भी पता है। क्या असलियत? हाँ, नीलेश ने तो कभी नहीं कहा था कि वो शादी नहीं करना चाहता था। तुमसे नहीं कहा था, पर हमें तो पता था। एक बात याद रखो, अगर मेरे बेटी को कुछ हुआ ना तो। 1 मिनट, क्या हो रहा है ये? हाँ, क्या हो रहा है? ये पुलिस स्टेशन है, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। आपस में झगड़ा करने से अच्छा है आप जाके अपने बच्चों को ढूंढो, और कोई खबर मिलती है तो हमें इन्फॉर्म करो। हमें अपना काम करने दो, आप लोग जाओ। शिंदे, ये लोग कह तो रहे थे कि शादी करवा रहे थे, लेकिन इनकी बातों से मुझे लगता नहीं है। एक काम करो, नीलेश और सुप्रिया के मोबाइल रिकॉर्ड निकालो और उनकी लोकेशन ट्रैक करो। नीलेश को प्रॉब्लम थी तो किसी को तो बताया होगा ना उसने। घर में बताया था उसने। बबन राव ने हमसे बहुत सारी बातें छुपा कर रखी थी। क्या पागल हो गया है? 2 दिन बचे हैं शादी को, आज तुझे समझ में आया कि शादी नहीं करूंगा? एक दूंगा के नीचे। वो क्या कह रहा है? सुन तो लो। अभी क्या सुन रहा है इसका? दादा तू थाम ना, मैं पूछता हूँ उसको। नीलेश तू आ मेरे साथ। काका मैं उसे आ तो सही। काका इससे पहले भी उसकी शादी कहीं तय हुई थी। 1 दिन पहले लड़के वालों ने उसकी शादी तोड़ दी और उन्होंने हमें बताया भी नहीं। तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? शादी हुई तो नहीं थी ना। काका शादी टूटना छोटी बात है क्या? काका उसके बारे में बहुत किस्से सुनने को मिले मुझे। एक टाइम वो 3 लोगों के साथ घूमती है। काका बहुत चाप्टर है वो। इसके अलावा भी और बहुत कुछ था। शादी उसकी मर्जी से हो रही थी या फिर जबरदस्ती कर रहे थे? खुश थी, बहुत खुश थी। मैंने कभी उसे उदास नहीं देखा साहब। हो सकता है किसी और से शादी करना चाह रही हो, लेकिन आपके प्रेशर में बता नहीं पाई। कोई अफेयर था उसका? नहीं साहब, मेरी बेटी बिल्कुल ऐसी नहीं थी। वो एकदम सीधी है, वो कभी घर से बाहर भी नहीं जाती थी। होगा नहीं माधवी? आपसे कुछ तो कहा होगा उसने। उनको मत देखिए, उससे बात कीजिए। क्या बोली थी वो? आई प्लीज माला, जरा समझून घे ना प्लीज। मुझे उनसे शादी नहीं करनी। बेटा तेरी एक शादी टूट चुकी है, अगर ये दूसरी शादी भी टूट जाएगी ना तो सारी जिंदगी घर पर बैठना पड़ेगा। चलेगा मुझे, पर हमें नहीं चलेगा। बेटा तेरी छोटी बहन भी है, कल उसकी शादी भी मुश्किल हो जाएगी। तो ये उसकी दूसरी शादी थी? उसकी पहली शादी शादी के 1 दिन पहले ही टूटी थी। इसीलिए आप लोग उसकी शादी जबरदस्ती करवा रहे थे? नहीं साहब, सब देखने समझने के बाद हम ये शादी तोड़ रहे थे, और यही बात बताने हम बबन राव के घर भी गए थे। अरे क्या मजाक बना के रखा है क्या? 2 दिन पहले आके बोलोगे शादी कैंसिल तो कैंसिल। हमें बिरादरी में अपना मजाक उड़वाने का कोई शौक नहीं है।
अब नीलेश की शादी तुम्हारी बेटी से नहीं हो सकती। अगर मेरी बेटी की शादी नहीं हुई तो तुम एक बात याद रखना, तुम्हारे बेटे को भरे बाजार में चिर के रख दूंगा। हो सर, दिली होती धमकी। आप ही बोलो, कोई आपके घर में आए, आपकी बेटी की बदनामी करे, 2 दिन पहले आके आपकी बेटी की शादी तोड़ने की बात करे, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा क्या? तो इसी गुस्से में तुमने उसको गायब कर दिया? गायब कर दिया या मार डाला? कहाँ मारा, कब मारा? नहीं साहब, ये तो मैंने गुस्से में बोला था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसकी टेंशन मत लो, वो बात हम पता कर ही लेंगे। सुप्रिया आखिरी बार बाहर कब गई थी? कुछ बताया था उसने? कहाँ जा रही है? हाँ, शादी से 2 दिन पहले शाम को 7 बजे निकली थी। कह रही थी नीलेश से कुछ ज़रूरी काम है। आलेनी, नीलेश और सुप्रिया बिना अपनी खुशी के इस रिश्ते में बंधने जा रहे थे, बिरादरी में अपने परिवार की इज्जत बनाए रखने के लिए। हमारे समाज में आज भी ऐसी कई शादियां होती हैं जो सिर्फ परिवार की खुशियों के लिए की जाती हैं। नीलेश और सुप्रिया दोनों अचानक ही गायब हो गए या कर दिए गए, मर गए या मार दिए गए। दोनों अलग अलग भागे थे या फिर एक साथ। सवाल बहुत सारे थे लेकिन जवाब एक भी नहीं। और तभी एक उम्मीद जगी। पुलिस को नीलेश के फोन की लोकेशन के बारे में पता चला जहां वो आखिरी बार ऑन था, और उसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई। इसको पहचानते हो? देखा है या? आते रहता है, कल रात को भी आया था। बहुत लोग आते हैं साहब, रेगुलर कस्टमर तो ये नहीं है, लेकिन सर कभी कभार आने वालों में से रहेगा तो पहचानना मुश्किल है सर। ये सीसीटीवी शोपीस है या काम भी करता है? करता है ना साहब। देखो, डरो मत। तुम्हारी बहन जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, और अगर तुम हमें उसके बारे में कुछ भी बताती हो तो ऐसा करके तुम अपने बहन की ही मदद कर रही हो। अजय भोसले इसी मोहल्ले में रहता है, बहुत सालों से ताई को बहुत परेशान कर रहा है। उस दिन जब जीजू ताई को घर छोड़ रहे थे तो। देख सुप्रिया, एक बार फिर सोच ले। अजय, तुझे समझ में आ रहा है मेरी शादी होने वाली है उससे। अभी तो जा रहा हूँ, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा तुझे। कहाँ रहता है ये अजय भोसले? सर, सीसीटीवी फुटेज में कहीं नहीं दिख रहा है। अब तो एक ही जगह बची है। इस स्मशान की देखभाल तुम करते हो सर? इस लड़के को देखा है? नहीं सर। पिछले 3-4 दिनों में कितनी चिताएं जली यहाँ पे? 2 चिता जली सर, एक बुढ़ा था और एक लड़की थी। लड़की? क्या उम्र होगी? 24-25 साल। नाम पता तो रजिस्टर में होगा ना? हो, आए ना साहब। चल रजिस्टर लेके आ। हो सर। बिना मेडिकल सर्टिफिकेट कभी कोई लाश जलाई है? अरे नहीं साहब, लकड़ी का हिसाब देख लो, एक एक लकड़ी का हिसाब रखा है। ठीक है। गावड़े, राख के सैंपल कलेक्ट करो। बोल। साहब मैं उससे प्यार करता था, शादी करना चाहता था। उसने कभी मुझे हाँ नहीं बोला साहब। उस दिन की मेरी हरकत के बाद माँ ने मुझे दूसरे गांव काका के यहाँ भेज दिया था। माँ को बबन राव के साथ कोई लपड़ा नहीं चाहिए था, वो थोड़ा आकड़ू टाइप का है। और साहब मैं सच बोलता हूँ, इधर था ही नहीं साहब। मंसोड़े, इसका मोबाइल नंबर ले और कल रात की इसकी लोकेशन चेक कर। सर स्मशान से एशेस के जो सैंपल हमने लिए थे उसकी रिपोर्ट आ गई है। सुप्रिया और नीलेश के डीएनए से मैच नहीं कर रही है सर। सुपन के रजिस्टर में जो नाम थे उन्हें हमने क्रॉस चेक किया। सुपन सच बोल रहा है सर। सुप्रिया और नीलेश को गायब हुए
लगभग एक हफ्ता बीत चुका था, लेकिन पुलिस अब भी वहीं खड़ी थी जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। शक के दायरे में जितने भी लोग थे वो सब बेकसूर लग रहे थे। सोपान के खिलाफ शमशान की अस्थियों के सैंपल से कुछ हासिल नहीं हुआ और अजय वारदात के दिन शहर से बाहर था। छानबीन को एक दूसरी दिशा देने के लिए पुलिस ने अपना रुख अब करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों की तरफ किया और वहां से जो जानकारी हासिल हुई वो सचमुच चौंका देने वाली थी। हाँ साहब, कोई लड़की उसकी दोस्त नहीं थी बचपन से, तो उसने ये वीडियोस देखे, फिर तो वो पागल ही हो गया। सेक्स का नया पहन रहा है बॉस, फिर देख। और शादी का मतलब भी उसके लिए यही था कि वो शादी मतलब क्या? नीलेश का कमरा कहाँ है? ऊपर। चेक करो। ठीक से चेक करो। ये क्या हो रहा है इंस्पेक्टर साहब? कुछ गड़बड़ है क्या? अभी पता चलेगा। ये देखिए सर पॉर्न साइट्स और ऑनलाइन साइट के लिए पेमेंट भी की गई है। और ये जो आप लिंक्स देख रहे हो ना, ये पॉर्न वीडियोस के लिंक्स है। लगता है ये लड़का पॉर्न साइट देखने के अलावा लैपटॉप का कुछ यूज ही नहीं करता था। क्या कर रहा है? अभ्यासाला बस चल। हेलो बाबा। सुप्रिया तुम्हारी सहेली है, तब तो तुम्हें उसकी बहुत सारी बातें मालूम होंगी, क्योंकि जो बात हम अपनी फैमिली से नहीं कह सकते वो दोस्तों से जरूर शेयर करते हैं। सुप्रिया को डाउट था। कैसा डाउट? हम दोनों लास्ट वीक डॉक्टर सरिता जोशी के क्लिनिक गए थे। क्यों? सुप्रिया को लग रहा था कि शायद वो प्रेग्नेंट है। सॉरी इंस्पेक्टर, हम अपने पेशेंट की कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। डॉक्टर, सुप्रिया पिछले 2 हफ्ते से गायब है और हो सकता है कि आपके इस रिपोर्ट से इस केस में हमें कोई बड़ी लीड मिल जाए, हम उसे ढूंढ पाए और उसे बचा पाए। हाँ, वो आई थी हमारे पास टेस्ट करवाने और उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव है, मतलब वो प्रेग्नेंट है। क्या बोल रहे हैं आप? जब पता नहीं लगा पाए तो ऊपर से झूठी बात फैला रहा उसके बारे में। पॉसिबल है, लेकिन यह भी पॉसिबल है कि तुम्हें पता चल गया था कि तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है, इसीलिए तुमने उसको गायब कर दिया, या फिर उसको मार डाला। ये एंगल कैसा है? तुम इज्जतदार लोगों की नाक बात बात पे कटती रहती है और उस नाक को बचाने के चक्कर में तुम लोग किसी की भी जान ले सकते हो, भले वो तुम्हारी अपनी बेटी क्यों ना हो। सुप्रिया और नीलेश को लापता हुए लगभग 20 दिन हो चुके थे, लेकिन वो दोनों आखिर गए कहां? वो जिंदा भी थे या नहीं? और सुप्रिया के पेट में जो बच्चा था वो किसका था? सवाल पहले से भी ज्यादा थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। पुलिस को बहुत बड़ी राहत मिली जब 20 दिनों के बाद नीलेश का फोन ऑन होने की खबर आई। तो क्या नीलेश अब पुलिस की गिरफ्त में आने वाला था या फिर पुलिस की मुश्किलें और बढ़ने वाली थी? सर नीलेश का मोबाइल ऑन हुआ है, लोकेशन मुंबई दिखा रहा है। तुम गावड़े को साथ ले लो और मुंबई के लिए निकलो। साहब, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, पर ये मोबाइल है ना, एक टेम्पो ड्राइवर ने लाके बेचा था। वो एक थैली में लाया था। वो थैली है आपके पास? हाँ साहब। कोल्हापुर का एड्रेस भी और कुछ याद करो, कोई खास बात? कुछ खास नहीं साहब, कोल्हापुरी मराठी में बात कर रहा था। गावड़े, कोल्हापुर में रहने वाले जितने भी टेम्पो ड्राइवर हैं, सबका बायोडाटा निकालो, आरटीओ से डिटेल निकालो, टेम्पो यूनियन में जाके पूछताछ करो। कोल्हापुर में रहने वाला मराठी ड्राइवर है, टेम्पो का मेक 407, जल्द से जल्द रिपोर्ट निकालो। तो साहब, कौन था इसमें से?
कशाला घुसतो राव? माल टाकला नाही मी तुझा. अरे तुला माल पाहिजे का मी? साहब ये था. पटपट बोलायचा, ज्यादा शाना बनने की कोशिश मत कर. बोल. मैंने कुछ नहीं किया साहब. मैं परसों माल लेके मुंबई गया था. वहाँ से लौटते टाइम वो मोबाइल मेरे टेम्पो में पाया मैंने सर. मुझे लगा 200-400 रुपये उसका आ जाएगा. कोल्हापुर मुंबई कौन से रोड से गया था? साहब वो सरोज ढाबा कोल्हापुर हाईवे से. सरोज ढाबा कोल्हापुर हाईवे. सर, सबके मोबाइल लोकेशन ट्रेस किए. जिस वक्त टेम्पो ड्राइवर सरोज ढाबे पे था उस वक्त सोपान का मोबाइल लोकेशन भी वही था. चल बोल. साहब मैं वहाँ बहुत बार जाता था, वो शराब पीने के लिए. आपको चाहिए तो आप बार के मालिक से पूछ लो ना, मैं झूठ नहीं बोलता साहब. ये ऐसा नहीं बोलेगा, लेकिन ये तो तय है कि इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है इस केस के साथ. इंद्र, काम करो, उसे ऐसा फील कराओ जैसे हमें उसकी बात पे यकीन हो गया है, और उसे छोड़ दो. अगले 24 घंटे उस पर कड़ी नजर रखो. ओके सर. सर, ये सोपान बहुत पहुंची हुई चीज लगता है. अब तक शमशान की लकड़ियां जो ब्लैक में बेकरी वाले को बेच रहा था किसी को खबर नहीं थी. शिंदे, इसका मतलब आज तक जो लकड़ी का रिकॉर्ड उसने दिखाया वो सब झूठ था. अब जाके ये केस सही रास्ते पे आ रहा है. क्यों मिलने गई थी तुम सोपान से? क्या चक्कर चल रहा है तुम दोनों के बीच में? कोई चक्कर नहीं है साहब, ऐसे पहले भी बहुत सच बोला है तूने. चक्कर नहीं है तो इतनी सुनसान जगह क्यों मिलने आई? किसी को शक ना हो इसीलिए ना? हाँ, क्या लगती है वो तेरी बीवी तो नहीं है तो फिर क्या है? भाई है वो मेरा. मुंह बोली बहन है साहब, हम दोनों एक ही गांव के हैं. तब तो कांड भी एक साथ ही किया होगा तुम दोनों ने. कैसा कांड साहब? नीलेश को सोपान ने मारा ना? मुझे नहीं मालूम साहब, मुझे कैसे मालूम होगा? सर, माधवी ने सारा कन्फेस कर लिया है और उसने ये बताया कि सोपान ने ही मारा है नीलेश को. तेरी मुंह बोली बहन ने तो सब बता दिया. यहां तक बताया कि कैसे प्लान करके इसने मारा. झूठ बोल रहे हैं साहब, मैंने नहीं मारा साहब. तूने नहीं मारा तो क्या उसने मारा है? हाँ, सब मैंने कुछ नहीं किया सब, उसे ने मारा है सब. साहब उसने सुप्रिया के साथ
शादी से पहले ही भाई उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। वो जब भी मिलता है यही करता है और बोलता है कि शादी से पहले सब लोग यही करते हैं। आई मुझे लगता है कि हमें ये सब पुलिस को बता देना चाहिए। चुप कर, धीरे बोल। तेरे बाबा ने सुन लिया तो तेरे बाबा का मरा मुंह देखना चाहती है। आई पुलिस में जाने के बारे में सोचना भी मत, समझी? वो प्यार से मानने वालों में से नहीं था साहब। अरे बेटा तुम। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सुप्रिया तो घर पर नहीं है, तुम्हारी बात नहीं हुई थी उससे? ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, आपको देख रहा हूँ। हाँ? उस दिन भी आपको देखा था जब आप कपड़े चेंज कर रही थी। मैं चाय बना के लाती हूँ। निकल जाए यहाँ से। आपके लिए मैं कुछ लाया हूँ, वो एक बार देख लो। मुझे कुछ नहीं देखना, तू निकल जाए यहाँ से। देखना तो पड़ेगा ही, नहीं तो मैं शादी कैंसिल कर दूंगा। देखो ये क्या किया तू उसके साथ? दे मुझे दे। अरे बस, इतना क्यों शोर मचा रही हो? आपके लिए तो लाया हूं मैं, बस अब मैं जो चाहता हूँ वो मुझे दे दो। आपको जो चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा। तू निकल जा यहाँ से, वरना मैं शोर मचा के सबको बुला लूंगी। निकल। अरे सुनो तो पहले। निकल। अरे बस। अच्छा बाबा, कल आता हूँ बस। लेकिन कल मुझे जो चाहिए ना वो नहीं मिला ना तो ये फिल्म सारा शहर देखेगा। अगले दिन वो फिर आया, पर इस बार वो अपने दोस्तों को साथ लाया था। तो क्या सोचा आपने? मैं अंदर आऊं या फिर मेरे और सुप्रिया की ये वीडियो सबको दिखाऊं? तुम क्यों कर रहे हो ये सब? वो तुम्हारी होने वाली बीवी है। मुझे ज्ञान भाषण ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। अच्छा, मत मानो मेरी बात। हाँ, अरे कैलाश, तूने नई वीडियो देखी है? देखो देखो, मजा आएगा। देखो। रुको। उसके बाद वो रोज आने लगा। एक क्राइम की रिपोर्ट पुलिस में करने के बदले कानून को अपने हाथ में लेना तुम्हें ज्यादा आसान लगा, क्यों? क्योंकि उसने क्या सारा दिन किताबों में घुसी रहती हो? चलो कहीं घूम के आते। मेरे पास कुछ ऐसा है ना जो देखकर तुम्हें बहुत मजा आएगा। बबन को बता क्यों नहीं देती? नहीं बता सकती मैं दादा। अगर इस बार सुप्रिया की शादी टूटी तो वापस नहीं हो पाएगी। शादी होने के बाद वो सुधर जाएगा, इसका क्या भरोसा है? ये सब तो मैंने सोचना भी छोड़ दिया है। मुझे अब बस यही चिंता है कि कहीं वो विशाखा को भी। तुम्हें उस वीडियो की वजह से डर लग रहा है ना? अगर हमने उसका मोबाइल छीन लिया और उसमें से वो वीडियो मिटा दिया तो? हाँ बोला। आज हम मेरे भाई के घर पर ही मिलेंगे। वो 2 दिन के लिए बाहर गए हैं और घर खाली है। और विशाखा, वो आज भी नहीं आए तो? नहीं, वो भी आएगी ना मेरे साथ। अच्छा, तो ठीक है। लड़की कहाँ है? सुप्रिया को मैंने सोलापुर में अपनी बहन के यहाँ भेज दिया था। आपने क्यों मारा उसे? लड़की को बहन के यहाँ भेज दिया तो नीलेश को यहाँ मारा?
तुमने सुप्रिया की शादी के लिए ये सब बर्दाश्त किया, वो तो नहीं हो पाई और बदनामी भी हो गई, पूरा परिवार तबाह हो गया। नीलेश को तो सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे नहीं जैसे मिली। बेटी आज भी हमारे यहाँ बोझ है, जिसे दूसरे घर भेजने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। माधवी को सुप्रिया की बात मानकर पुलिस के पास जाना चाहिए था। नीलेश जितना बड़ा गुनहगार था, उतनी ही बड़ी गुनहगार माधवी भी थी, क्योंकि जुर्म करने से बड़ा जुर्म है जुर्म सहना। और फिर माधवी ने जो किया वो भी सही नहीं था, क्योंकि जुर्म का जवाब कभी भी जुर्म से नहीं दिया जा सकता। अगर सही वक्त पर पुलिस की मदद ली गई होती तो शायद आज तस्वीर कुछ और ही होती। रास्ता आगे है मिस्टर दैया। लेकिन मेरी मंजिल तो इधर है ना। ओहो, आपको ना फिल्मों में लिखना चाहिए, एकदम हिट हो जाएंगे और फिर मुझे शाहरुख से मिलने का मौका मिल जाएगा। हद है यार, इस शाहरुख ने मेरी लव स्टोरी का दी एंड कर रखा है। शाहरुख कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, बट फॉर मी यू आर द मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड। तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? देखा, टायर भी आपकी तारीफ हैंडल नहीं कर पाया। अच्छा तुम भी ना। सनी और प्रिया ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि एक वारदात उनकी सारी खुशियां छीन लेगी, उनके सारे सपने बिखेर देगी। किसी की लापरवाही एक ऐसा हादसा बन जाएगी कि उनकी जिंदगी बिल्कुल तहस नहस हो जाएगी। प्रिया जी सेकेंडरी स्कूल के सारे टीचर फिल्म देखने जा रहे हैं, तो आप भी चलिए। वैसे तो आप कभी जाती नहीं है, तो आज सही। नहीं, आज मैं नहीं आ सकती। क्यों? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आज हमारी एनिवर्सरी है। ओह, हैप्पी एनिवर्सरी, और मिस्टर को भी विश करिए। जी ज़रूर, मेरी तरफ से भी। थैंक यू सो मच। जी मैं चलती हूँ। क्या बात है, शादी के इतने सालों बाद भी एनिवर्सरी इतनी खुशी से मना रही है, इतना सब होने के बाद। कमाल है। प्रिया, हाँ तुम ठीक हो? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, तुम खामखा की तकलीफ लोगे, मुझे बीच से केक भी लेना है। अच्छा है ना, इसी बहाने केक खाने को मिल जाएगा। अब फॉर्मेलिटी छोड़ो, मैं ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, चलो। आठ साल बीत चुके थे उस हादसे को, जिसने हमारी दुनिया तबाह कर दी थी। लेकिन क्या करती मैं? उम्मीद छोड़ देती या बिखरे टुकड़ों को एक नई सूरत देती? 8 सालों के बाद भी मानो ऐसा लगता है कि वो हादसा जैसे कल ही हुआ था। मुश्किल रास्ता तय कर इस मोड़ पर तो पहुंच गई, पर मैं ये नहीं जानती थी कि आगे मेरे लिए मुसीबतें और बढ़ने वाली थी। ये तो बस शुरुआत थी। तो आज केक खाने को मिलेगा। हाँ हाँ चलो। रे भाभी, किधर रहेगी थी आप? अंदर सनी भाई ने सब खराब करके रखा है, अब जल्दी चलो। हाँ। अरे प्रिया को फोन किया किसी ने? प्रिया तुम जाओ, कल स्कूल में मिलेंगे। ठीक है। अरे आ गई तू? बाहर से ज्यादा तेरी घर में जरूरत है, जल्दी आ जाया करना। हाँ। अरे संभल के आराम से।
बड़ी बास आ रही है, पोछा में थोड़ा परफ्यूम भी डाल दो, थोड़ी खुशबू आ जाएगी। चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, 2 मिनट में साफ हो जाएगा। I'm sorry. हैप्पी एनिवर्सरी। आप रो क्यों रहे हो? सो जाओ बेटा। तुम्हें कल स्कूल जाना है ना? क्या हो गया? कोई है? कौन है? कौन है? कोई है जो मुझे मारना चाहता है। अरे कौन है? मेरा गला दबा के मुझे मारने की कोशिश। क्या हो गया? यहीं से भागा है, मैं यहीं से भागा। अरे मन ने तो सब जगह देख लिया, बाहर भी देखा, कोई ना मिला। तूने पक्का देखा था? पक्का भाई साहब, जैसे उसने मेरे पे हमला किया मैं जग गया, फिर मेरी चीख मारने पे वो भाग गया। भागते हुए मैंने उसकी परछाई भी देखी थी। हमें पुलिस को ना बाबा ना, सबसे पहले तो वो हमें पे शक करेंगे, हमें ना पड़ना पुलिस के चक्कर में। हाँ सही तो कह रही है भाई, सो रहा था, सपना देखा होगा, ये सब वहम भी तो हो सकता है। इस बात पे पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा ना कोई था, मतलब था। मैंने अंदर ले चल। प्रिया, अब पराठे खाइए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अब प्रिया, हाँ? शक्कर लेके आना, दही में डालनी है। जी। तो भाई इब कैसा है? कल तो सारे घर की नींद उड़ा दी तन्ने। विद्या, कल तुम मेरे आने से पहले ही चली गई? मैं माँ जी को बता के गई थी मैडम जी। बात बता के जाने की नहीं है। खैर, अभी ज्यादा रुकना पड़े तो रुक जाना, मैं ओवर टाइम के पैसे दे दूंगी, ठीक है? जी मैडम जी। मैंने कल सबको ABCD लर्न करने को बोला था, किन्होंने किया है? बोलो बोलो।
अभी पहुंचती हूँ। प्रिया क्या हुआ, कोई इमरजेंसी? तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे? हाँ चलो ना, क्या हुआ, सब ठीक तो है? सनी, क्या जरूरत थी आपको पर्दे को लगाने की? हाथ रघु को बोल दिया होता। जिस घर में सारे मेरे को मारना चाहते हैं, इसको क्या पड़ी है? कौन सुनेगा मेरी बात है? अब पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं करते? जो हमारे घर का मामला से। प्रिया मैं चलता हूँ। संदीप जी अपना ख्याल रखिएगा। प्रिया किसी भी बात की जरूरत हो तो मुझे। हमें ना हम सब संभाल लेंगे। थैंक यू आनंद। मैंने एक बात बताई दो आप सब, आप में से ऐसा कौन सा है जो मुझसे इतना तंग आ गया कि मेरा मरा मुंह देखना चाहता है? ओए सनी, ताने क्यों मारा से? ना भाई साहब बता दो, खुद ही मर जाता हूँ, हम सबकी दिक्कत कम हो जाएगी। ओए अपनी जबान पर कंट्रोल रख वरना। अजीत बस अब चुप हो जा। अरे अपाइस है तो इसका मतलब ये से कैसे ताने मारने का लाइसेंस मिल कैसे? मैंने कहा ना अब चुप हो जा। काश तुम रोज होती घर पर मेरे साथ। काश, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना। हमें से एक को तो कमाना ही पड़ेगा। वैसे भी घर में कोई इज्जत नहीं देता है। कभी कभी पछतावा होता है कि उस दिन बच क्यों गया, मर जाता तो। सनी, माँ मुझे नींद नहीं आ रही। अरे मेरे रिंकी बच्चा को नींद नहीं आ रही? ऐसे कैसे? मैं नीनी को अभी बोलती हूँ कि आए जल्दी जल्दी। हाँ आप एक काम करो, पापा के साथ बैठो, गरम गरम दूध लेकर आती हूँ। हाँ चलो चलो चलो। आजा बेटा। ये कर रही हो? आप क्या कर रहे हो? अरे अरे ये सो गई? तुम्हें इतना टाइम लग गया, सब ठीक है ना? हाँ वो किचन में दूध गिर गया था ना, तो साफ करने में थोड़ा टाइम लग गया। रुको! प्रिया! प्रिया! रघु! कोई रोको! सनी पर हुए तीसरे हमले ने उसे दहला कर रख दिया, लेकिन परिवार वालों ने हमेशा की तरह इस मामले को भी दबा दिया। सनी के पास कोई तरीका नहीं था यह साबित करने का कि हमला करने वाला परिवार का ही कोई सदस्य था। ओ पी ले। बस यार और नहीं। आजकल लुकड़ा उकड़ा क्यों से भाई? क्या परेशानी बता मन्ने। अरे पतनी की प्याज कोई और बुझा हुआ है तो मर्दने गुस्सा तो आवेगा ही ना। भाई साहब बस। अजीत भाई साहब, आप बिना मजाक में कुछ भी कह देते हो। तू सच बता भाई, हम दुश्मन तोड़े ना है तारे। अरे तुम लोग मनाते रहो इसने, मैं ठंडा पानी लेके आता हूँ। लो भाई, ठंडा पानी आ गया। वाह वाह भाई जी। चलो चलो भाई जी। चल भाई। चल ठीक है भाई, ठीक है भाई, ध्यान रखना अपना। आज तने ले चलूं के अंदर? ना भाई साहब, मैंने बाहर थोड़ी देर अकेला बैठना है। ठीक से, जैसी तेरी मर्जी।
क्या हो गया भाई साहब? मन्ने अंदर लेके चल। जी भाई साहब। देख यार, बस भाई साहब लेटा दो क्या बिस्तर पे? तू रहने दे, यहाँ तक ले आया गनीमत है। ये बजा। ठीक से फिर। प्रिया, प्रिया, अरे कितनी गहरी नींद में सो रही हो प्रिया? प्रिया, रघु, प्रिया, टिप क्या हो गया? रिंकी को देख। प्रिया, रिंकी, क्या हो गया? रिंकी, प्रिया, उठो ना। उठ नहीं रहे। प्रिया, प्रिया, तो आपने इन्हें आखिरी बार देखा बाहर जाने से पहले, जब आपके दोस्त आए ही थे? सर जी मैंने पता है, जिसने भी ये काम किया है ना, मुझे मारने आया था और गलती से मेरी प्रिया और रिंकी को मार दिया। सर जी मौत दम घुटने से ही हुई है। पति का यह मानना है कि उसकी जगह गलती से पत्नी मर गई। एक बात समझ में नहीं आई कि अगर पति की जान पर इतने सारे हमले हुए तो परिवार वालों ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? सर जी हो सकता है अंदर का ही कोई आदमी हो जिसने सन्नी की हालत से तंग आकर उसे मारने की कोशिश की हो, या फिर किसी और वजह से। मुमकिन है। जाकर जी सर जी पूरे परिवार की हिस्ट्री निकालो, सन्नी की भी। उसका एक्सीडेंट कब हुआ था, उसकी दुश्मनी, उसे मारने का कोई पॉसिबल मोटिव। पता करना है कि वाकई गलत निशाने का मामला है या कातिल प्रिया को ही मारने आया था। आपकी और प्रिया की तो अच्छी दोस्ती थी ना? जी। स्कूल में ऐसा कोई और जिसके साथ उसकी नहीं बनती हो या कोई अनबन हुई हो? नहीं, सबके साथ बहुत फ्रेंडली थी। कभी उसने आपके साथ डिस्कस किया कि घर पे किसी के साथ उसका झगड़ा हुआ हो? अरे दरोगा जी, ऐसी औरतें तो अपने आशिक के हाथों ही मारी जाती है। आशिक? आपके और आपके पत्नी के बीच का रिश्ता? उनका किसी और के साथ कोई संबंध? देखो मिस्टर दैया, सच सच बताना, इन्वेस्टिगेशन में फायदा होगा। सर प्लीज, आप प्रिया के बारे में ऐसी बातें मत सोचिए। वो एक बहुत ही अच्छी औरत थी। साफ सी बात है सर, जो कोई भी मुझे मारने आया था उसका शिकार प्रिया बन गई। और सर, रिंकी को आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी? साहब, जब कोई शरीर का हिस्सा सड़ जाता है ना तो उसे काट कर फेंक देते हैं। इसी तरह मेरे घर वालों ने भी मुझे पराया कर दिया। साहब जी, मेरी दवाइयों का खर्चा बहुत है और मैं 1 रुपया नहीं कमाता। ऐसी मुफ्त की रोटी तोड़ने वाले निकम्मे से कौन छुटकारा पाना नहीं चाहेगा? रुको, क्या जानती है इस मामले के बारे में? वो सर जी, मैं तो सिर्फ नर्स हूँ, सुबह को आती हूँ, शाम को चली जाती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं जानती मैं, लेकिन साहब जी जो बोल रहे हैं वो सही है। प्रिया मैडम उनसे बहुत प्यार करती थी, बहुत ख्याल रखती थी उनका। वो क्यों किसी और के... ये केस 2 अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रहा था। एक तरफ ये अंदेशा कि कातिल ने गलती से सनी की जगह प्रिया को अपना शिकार बनाया, लेकिन कोई सनी को क्यों मारना चाहता था। दूसरी तरफ यह संभावना कि प्रिया के किसी से अवैध संबंध थे जिसकी वजह से उसे मारा गया। तो क्या यह अपराध किसी घायल प्रेमी का किया धरा था? पुलिस की तहकीकात धीरे धीरे एक दिशा की ओर मुड़ने लगी।
और वो दिशा थी प्रिया के गैर मर्दों के साथ नाजायज संबंध। सर जी, सन्नी दहिया के नाम इंश्योरेंस पॉलिसी थी 50 लाख की। शायद इन्हीं पैसों के लिए कोई सन्नी को मारना चाहता हो। फोन रिकॉर्ड्स प्रिया के, जिस रात उसका खून हुआ वो किसी से बात कर रही थी, आनंद चौहान से। ये आनंद चौहान साहब को ले आओ तो जरा, मतलब कुछ था तुम दोनों के बीच। मेरे दिल में, पर प्रिया मुझे अच्छा दोस्त मानती थी, इसलिए बात कभी आगे बढ़ी नहीं। दोस्त? कौन सी शादीशुदा औरत एक गैर मर्द दोस्त के साथ देर रात फोन पे बातें करती है? वो भी उस रात को जिस रात उसका कत्ल हुआ। क्या बातें हो रही थी तुम दोनों के बीच में? हेलो आनंद, आज अजीत ने फिर से हद कर दी। जब पिंकी सो रही थी तो मेरे कमरे में आया था और उसने फिर से जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने चीखने की धमकी दी, फिर चले गए। पता नहीं कब तक ये चलता रहेगा। प्रिया, ये सब बातें तुमको संदीप को बता देनी चाहिए। नहीं, मैं सनी को नहीं बता सकती। वो बहुत परेशान है और उस पर बहुत सारे बोझ है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। आनंद, मुझे लगता है कि शायद अजीत फिर से आया और कॉल कट गया। शायद अजीत वापस आ गया था। आप मारे को इस तरह? मैंने कोई अपराध थोड़ी किया से। आनंद चौहान को जानते हो? उसने बताया हमें कि तुमने कई बार प्रिया के साथ जबरदस्ती की। चौहान एक नंबर का झूठा से साहब जी, जलता मारे थे। प्रिया को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। तुमने प्रिया के साथ जबरदस्ती की। प्रिया ने खुद ये बात फोन करके आनंद को बताई थी। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की सर जी। मैं तो उससे वही मांग रहा था जो वो सबको दे रही थी, आनंद को और यहां तक कि वो नौकर रघु को भी। और पता नहीं उसके कितने आशिक थे। मैंने सोचा भाई उसकी जो जरूरतें हैं उनको मैं पूरी कर देता हूं। घर की बात घर में रह जाएगी। समझ रहे हैं ना आप? मैं तो साहब जी उस पर एहसान कर रहा था। और उस रात उसने तेरे इस एहसान को ठुकरा दिया तो तूने उसकी जान ले ली। मैंने साहब जी किसी की जान नहीं ली। मैंने कुछ नहीं किया। तूने पहले पैसों के लिए अपने भाई की जान लेने की कोशिश की 3 बार। वो तीनों बार नाकाम रहा। फिर उसी फ्रस्ट्रेशन में, उसी मायूसी में तूने प्रिया को मार दिया ना? कसम खा के कहता हूं साहब जी, मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने सच तो मैं तुझसे उगलवा लूंगा। जोर इस्तेमाल करने के बाद भी पुलिस अजीत से कुछ नहीं बुलवा पाई। नौकर रघु से भी पूछताछ की गई, लेकिन उसने प्रिया के साथ ऐसे किसी भी रिश्ते से इनकार किया। अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तहकीकात मानो थम सी गई थी। प्रिया के चरित्र पर बार बार शक किया गया, लेकिन हर बार वो एक आदर्श पत्नी के रूप में सामने आई। प्रिया के चरित्र से जुड़े तथ्य और उसके बारे में फैली बातों में आखिर इतना अंतर क्यों था? इसका जवाब तो शायद वही दे सकता था जो प्रिया के सबसे ज्यादा करीब था। सच बताना सनी, तुम्हारा भाई पहले हमारी सख्ती झेल चुका है, तुम नहीं झेल पाओगे। प्रिया के गैर मर्दों के साथ संबंध थे या नहीं? थे साहब जी। और तुम्हें ये सब कैसे पता चला? बताओ। मेरे घर वालों ने बताया साहब जी। मैंने तो चौहान के साथ उसे घटिया होटल में जाते हुए देखा है। मैंने भी रघु के साथ उसे नैन लड़ाते हुए देखा है। आप सब लोगों को गलतफहमी हुई है, वो ऐसी ना है। क्या गलतफहमी हुई है? अरे मैं तो 24 घंटे उसको फोन पे ही देखती हूँ और पूरा पूरा दिन तो वो घर से गायब रहती है। मेरे लिए प्रिया पर शक करना नामुमकिन था साहब जी, लेकिन धीरे धीरे उसकी हरकतों से, उसकी बातों में छिपे सच मेरे सामने आ गए। पति पत्नी के बीच में ये बातें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती साहब जी, पता पड़ ही जाता है। और इसीलिए तुमने उसे मार दिया? मैं मारूंगा साहब जी? ऐसी हालत में मैं मारूंगा प्रिया को? अगर मैं प्रिया को मारने के काबिल होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। मैं उसे जिंदगी भर खुश रखता। और साहब जो उसने किया उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। उसे हक था ये करने का।
जो खुशियां मैं उसे नहीं दे सकता, उसने कहीं और से ली। बताइए मनदीप जी, सनी को प्रिया के नाजायज चक्करों के बारे में बताने की क्या जरूरत थी? कहीं आप घर वालों ने मिलकर तो नहीं उसे मार दिया? खानदान की इज्जत के लिए? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, आप खुद नहीं बताएंगी तो? वो सनी को कुछ हो जाता तो इंश्योरेंस के सारे पैसे प्रिया को मिल जाते। हम तो सिर्फ प्रिया को सनी से अलग करना चाहते थे, उसे मारना नहीं चाहते थे, ताकि वो सारा पैसा उसके पास ना चला जाए। क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है जिससे बात साबित हो कि प्रिया का वाकई कोई अफेयर था? उसकी भी जरूरतें होंगी, इसीलिए हमने ऐसा सोचा। कोई और चाहे जो सोचे, एक औरत होके आपने दूसरी औरत के बारे में ऐसा सोचा? तो इसका मतलब यह हुआ कि घर वालों ने मनगढ़ंत कहानियां बनाकर सनी को सुनाई। लेकिन सर जी, घर वालों को वैसे भी फायदा तो तभी होता जब सनी, प्रिया और उनकी बेटी रिंकी तीनों रास्ते से हट जाते। बिल्कुल सही। इसलिए सनी को छोड़ के प्रिया और रिंकी को मार देने का कोई तुक नहीं बनता। और अगर इसी थ्योरी को आगे बढ़ाएं तो प्रिया और रिंकी रास्ते से हट चुके हैं, तो यह सही वक्त है घर वालों के लिए सनी को मारकर सारा पैसा पाने का। फिर अचानक सनी पर होने वाले हमले रुक कैसे गए? शायद अभी केस घर में, इसीलिए सर जी। जाखड़, हमें सनी पर हुए हमलों की जांच फिर से करनी चाहिए। आप ये बुकिंग फाइनल कर दीजिए। ये सब क्या है सनी? और वो आदमी कौन था? ट्रैवल एजेंट था। मैं जा रहा हूं यहां से हमेशा के लिए। लेकिन कहाँ? आप लोगों से बहुत दूर। लेकिन मिस्टर संदीप, इस स्लोप से आपकी व्हीलचेयर नीचे गई और इससे पहले कि आप सड़क के बीचों बीच पहुंचते, विद्या ने आकर आपकी जान बचा ली। आपने देखा नहीं कि आपको धक्का किसने दिया था? नहीं साहब जी, मेरे से गलती हो गई। उस वक्त मैंने भांग पी रखी थी। किसी को भी अपने आप के ऊपर हुए हमले बड़े बारीकी से याद रहते हैं मिस्टर संदीप। साहब जी, लेकिन उसे नहीं जिसने अभी अभी अपनी बीवी और बच्चे को खोया हो। साहब जी, बहुत अंधेरा था, फिर मैंने शोर मचाया और वो भाग गया, लेकिन भागते वक्त मैंने उसकी परछाई सी देखी थी। अंधेरा था तो परछाई कैसे देखी? सर जी, मैं खिड़की की इस साइड बैठा था, कुछ अपने ख्यालों में खोया था, फिर इस पर्दे में आग लग गई। इसका मतलब पर्दे को किसी ने बाहर से ही आग लगाई है, क्योंकि अंदर से अगर कोई कोशिश करता तो तुम उसे देख लेते। तुम तो खिड़की के आसपास ही थे ना। शायद सर। सनी के जवाबों में पुलिस को कई असमानताएं नजर आईं। साथ ही जांच पड़ताल ने साफ कर दिया कि शक के दायरे में कई लोग थे और पुलिस ने इन सभी पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया। सर जी, अब तक ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे किसी पे शक हो। हमें सतर्क रहना पड़ेगा जाखड़। कातिल इन्हीं में से कोई एक है। किसी भी पल इनमें से कोई अपना आपा खो सकता है और अपराधी की एक छोटी सी गलती हमारे लिए एक बड़ा मौका साबित होगी। एक बात और अजीब लगी, प्रिया के साथ होने वाले हर वाकये का ब्यौरा सनी ने बड़ी बारीकी के साथ दिया। व्हील चेयर या बिस्तर पर रहने वाला आदमी किसी के पीछे जाकर ये सब कुछ खुद तो नहीं देख सकता। इसका मतलब है ये सारी इंफॉर्मेशन भी उसे घर वालों में से ही किसी ने दी है।
बता, सनी के लिए प्रिया पर नजर तुम ही रखती थी ना? सच सच बताना, वरना ये तेरी ऐसी हालत करेगी कि नर्स होते हुए भी अपना इलाज नहीं कर पाएगी। बोल। हाँ सर जी, मैंने ही मैडम जी के बारे में साहब को सब बताया था। वो बस मैं उनकी मदद करना चाहती थी। बेचारे अपाहिज, लाचार, वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे सर जी। बस मैंने उनकी थोड़ी सी मदद कर दी। मुझे विद्या पर भरोसा नहीं। अपाहिज लाचार मालिक के लिए बुरा लगना वगैरह वगैरह बात कुछ गले से उतर नहीं रही है। तुमने एक और बात गौर की? जब जब सनी पर हमला हुआ, ये नर्स जिसका काम है मरीज के साथ रहना, ये उसके साथ नहीं थी। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इसकी बैकग्राउंड चेक कराओ, फोन रिकॉर्ड्स मंगवाओ। यस सर। 8 साल से नर्स है सर जी, पर कहीं भी ज्यादा टाइम नहीं टिक पाई है। वो जहां जहां काम कर चुकी है सारे एम्प्लॉयर से पूछताछ करो। जाकर। जी सर जी। ये उन 3 दिनों के फोन रिकॉर्ड्स हैं जिस दिन सनी पर हमला हुआ था। विद्या उसी इलाके में थी, ये तो समझ में आता है, पर जिस दिन प्रिया की मौत हुई, आधी रात को वो वहां पर क्या कर रही थी? चलो। जी कहाँ पहुंचने की इतनी जल्दी है? वो सर जी कहीं जा रहे हैं, तो उन्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं है सर, इसलिए सोचा कि थोड़े दिन अपने बहन के घर हो आऊं। ये क्या जानती है? तेरे फोन रिकॉर्ड्स। और जब भी सनी पर हमला हुआ, इन फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक तेरा फोन उसी इलाके में था। इसका मतलब तू भी उसके आसपास ही मौजूद थी। अब बता सच क्या है? सनी पर हमले में तेरा भी हाथ था ना? मारना चाहती थी तू उसको। किसी ने पैसे दिए थे उसे मारने के लिए, और गलती से तूने प्रिया और उसकी बेटी को मार दिया। बोल, यही हुआ था ना? बोल। अब बताती हूँ सर जी। कहाँ है वो? कौन? जाकर। जी सर। पूरे शहर में नाकाबंदी लगवाओ। जी सर। तुम स्टेशन रोड की तरफ लो। हेलो। हाँ, मार्केट एरिया और टोल नाके पे नाकाबंदी लगाओ। सफेद रंग की टूरिस्ट व्हीकल है, आखिरी नंबर 8477, हाथ से निकल ना पाए। उसको ओवरटेक करो जल्दी। हाँ, मैंने ही अपनी जान पर झूठे हमले करवाए थे विद्या की मदद से। क्यों किया तुमने ये? ताकि तुम पर कोई शक ना करे जब तुम अपनी पत्नी और अपनी बेटी का कत्ल करो। उसके नाजायज संबंध है साहब। इधर मैं अपनी व्हीलचेयर पर सड़ रहा था और वो गुलछर्रे उड़ा रही थी मेरे भाई के साथ, हमारे नौकर के साथ, और वो उसका आशिक, उसके स्कूल में काम करने वाला टीचर। मैं जानता था ये प्रिया की जरूरत है, लेकिन ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने उसे मार दिया। विद्या, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? लेकिन बेटी ने क्या बिगाड़ा था? वो तो तेरी अपनी बेटी थी ना, उसे तो बख्श देता। मेरी रिंकी,
साहब उसे मैं खरोच भी नहीं आने देता, लेकिन वो जग गई। पापा, आप ये मम्मी के साथ क्या कर रहे हो? मम्मी को डर लग रहा होगा ना? उसने मेरा भरोसा तोड़ा था साहब, इसलिए मारा मैंने से। उसका कोई चक्कर वक्कर नहीं था, वो सिर्फ तुझसे प्यार करती थी, तेरे और तेरी बेटी के लिए जीती थी वो। आप झूठ बोल रहे हो साहब, मुझे सब बताया विद्या ने। अरे विद्या ने तुझसे झूठ बोला था। मैं जानती थी कि उनके घर वालों ने साहब जी और मैडम जी के बीच एक दीवार खड़ी कर दी है, उनसे झूठ बोला है और मैंने उस झूठ का फायदा उठाया, उस झूठ को और बड़ा बना दिया। सर जी, मैंने साहब जी को यकीन दिलाया कि उनकी बीवी के नाजायज संबंध है कई मर्दों के साथ, फोन से बदला लेना चाहते थे। मैंने उनकी मदद की, वो मुझे आज दिल्ली लेकर जा रहे थे और उन्होंने मुझे ढेर सारे पैसे देने का वादा भी किया था। सब झूठ था और उस झूठ को तूने अपने ख्यालों से और बड़ा बना दिया। वहम था तेरा, तेरे अंदर इस शक को पैदा करके उन्होंने तेरा इस्तेमाल करके तुझसे तेरी पत्नी और बेटी का कत्ल कराया। वो पत्नी जो सिर्फ तुझसे प्यार करती थी, तेरे लिए जीती थी, वो बेटी जो तेरी पहली और आखिरी संतान थी, उसे भी बेरहमी से मार दिया तूने। शक एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के मन में जहर घोलकर उसकी मति भ्रम कर देती है, सबसे सुंदर मंजर को भी एक खौफनाक दृश्य बनाकर रख देती है। धीरे धीरे ये जहर इंसान के दिमाग पर काबू पाकर उसमें नफरत पैदा करता है, उसे अपनों से संबंध तोड़ने पर मजबूर कर देता है और ये नफरत इंसान को अंधा बना देती है। सनी शारीरिक रूप से तो अपाहिज था ही, लेकिन इस नफरत ने उसे दिमागी तौर पर भी अपाहिज बना दिया था। काश सनी ने एक बार प्रिया से बात की होती, उससे पूछा होता, जानने की कोशिश की होती कि आखिर सच क्या है, तो आज उसकी पत्नी और बेटी जिंदा होते। ये हम सब के लिए सीख है कि हम नफरत और शक को कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दें। इनमें इतनी क्षमता है कि ये जिंदगियां तहस नहस कर सकते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।